हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्प यानी फ्लावर। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। पुष्प एक रूपांतरित तना है। पुष्पी पादप जो होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुष्प यानी फ्लावर के द्वारा होता है और यह एक मॉडिफाइड शूट होता है। तो सबसे पहले हम पुष्प के पार्ट्स पढ़ते हैं। हो कली किस रंग की होती है? ग्रीन कलर की होती है और धीरे धीरे इसके अंदर से फूल निकलना शुरू हो जाता है और वो कली धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, नीचे की तरफ को झुक जाती है, जैसे ये। तो ये वाला जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आपका सेपल, या हिंदी में से हम बाह्य दल बोलते हैं। सेपल के बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं रेड कलर का जो हमने हिस्सा दिखाया है, जो कलरफुल पार्ट होता है। ये सभी फ्लावर्स में अलग अलग रंगों का होता है। कभी ये आपको लाल, कभी सफ़ेद, कभी नीला, कभी हरा, तो कभी बैंगनी, कभी नीला, तो कई रंगों का आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे फ्लावर की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये क्या हिस्सा होता है? पेटल, इसे हम दल भी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम ये वाली चीज़ देखते हैं, ये इधर भी है। ये क्या होता है? ये होता है आपका स्टेमन या पुंकेसर। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। तो ये देखते हैं, इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो ये है, ये वाला हिस्सा जो दिखाया गया है, ये होता है एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं। एंथर को हम परागकोश बोलते हैं। एंथर किस चीज के ऊपर टिका हुआ होता है? एक धागे नुमा संरचना। ये क्या होती है? इसे बोलते हैं हम फिलामेंट या तंतु। एंथर और फिलामेंट यानी परागकोश और तंतु दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? पुंकेसर बना लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं, थर्ड नंबर का जो हिस्सा होता है इसका, ये बीच में जो दिखाया गया है, ये होती है आपकी पिस्टिल या कार्पल। इसे अंडप या स्त्री केसर भी बोलते हैं। तो जो स्त्री केसर है ये, या पिस्टिल है, पिस्टिल के भी 3 हिस्से होते हैं। जैसे स्टेमन में कितने हिस्से थे? 2। और जो पिस्टिल है, पिस्टिल के कितने हिस्से पढ़ने में? 3। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आपका स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इसके बाद स्टिग्मा से नीचे की तरफ को जो ये रास्ता बनता है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं या वर्तिका। और इसके नीचे भी सबसे नीचे का यानी स्त्री केसर का जो बेसल पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, ये होता है ओवरी यानी अंडाशय। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों हिस्से मिलकर क्या बना लेते हैं? पिस्टिल या कार्पल बना लेते हैं। इसे हम अंडप या स्त्री केसर भी बोलते हैं। अब एक बात करते हैं, ये हमने क्या लिखा है? ओवरी जो होती है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। ये एक या एक से ज्यादा बन सकते हैं एक फूल के अंदर। तो क्या हुआ? ये ओव्यूल बन गया, जिसे हम बीजांड बोलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है और एम्ब्रियोसेक के अंदर ही जाइगोट का निर्माण होता है। सेपल जो होता है वो केवल अकेला नहीं होता, उसमें कई 4, 5 या इससे ज्यादा या कम सेपल होते हैं। तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वो जो पूरा हॉर्ल होता है, उसे वर्ल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। और कैलिक्स की इकाई को हमने सेपल बोला है, यानी बाह्य दल। ठीक है, यानी सेपल का ग्रुप कैलिक्स और कैलिक्स की इकाई सेपल। इसी तरह कोरोला जो होता है, दलपुंज, जो कई रंगों का बना हुआ हिस्सा होता है, वो होता है कोरोला। और कोरोला की इकाई को दल या पेटल बोलते हैं। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी पुमंग या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के इकाई को हम पुंकेसर या स्टेमन बोलते हैं। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, गाइनोशियम यानी जायांग, और इसकी इकाई को हम अंडप या कार्पल बोलते हैं। अब हम देखते हैं पुंकेसर यानी स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। जो पुंकेसर है ये कितने भागों में विभक्त है? डिवाइडेड है 2 भाग, तंतु एवं परागकोश। तो सबसे पहले पढ़ते हैं
तंतु यानी फिलामेंट। लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है। जो उसमें ये लॉन्ग चीज है, ये आप लोगों ने देखा है, ये क्या कहलाता है? इसका फिलामेंट कहलाता है। एंथर यानी परागकोश। फिलामेंट के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? ये आपका ये कई अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है इनकी भी, लेकिन जो बेसिक है वो यही रहेगा, यानी ये है आपका एंथर। एंथर क्या होता है? अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। ये कैसा है? द्विपालित है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ हैं? 2। ये हम अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे। अतः परागकोश 4 दिशीय संरचना होता है। परागकोश ये जो है कितने पाली हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 पालियां आपको देखने को, या 4 दिशाएं आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसके चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो आगे विकसित होकर परागपुट यानी पोलन सेक बन जाती हैं। लघु बीजाणुधानी जो है चारों कोनों पर होती हैं, ये विकसित होकर पोलन सेक्स यानी परागपुटी बन जाती हैं। अनुप्रस्थ काट। तो एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। जो लघु बीजाणुधानी है, ये जब इसे हम अनुप्रस्थ काट करते हैं तो ये लगभग गोल दिखाई देती हैं। ये लघु बीजाणु धानियां हैं जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, और ये जो होती है लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये 4 भित्ति परतों से ढकी होती है। तो उन भित्ति परतों को हम इसमें देखते हैं। 4 नाम है वे। एपिडर्मिस जिसे हम बाह्य त्वचा बोलते हैं, एंडोथीशियम जिसे अंतःस्थीशियम बोलते हैं, मिडिल लेयर्स मध्य परत, टेप्टम यानी टेपिटम। जो सबसे बाहर की लेयर है ये वाली आप देख सकते हैं, ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक अंदर की तरफ क्या होती है? एंडोथीशियम होती है। और इसके बाद में 2 या 3 या 4 लेयर्स हो सकती हैं। कौन सी? मिडिल लेयर्स। और उसके बाद में जो अंदर वाली ये वाली लेयर होती है, इसे बोलते हैं हम टेप्टम। लेकिन इसके अंदर एक संरचना और होती है, ये यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये है आपके सामने चित्र परागकोश में लघु बीजाणुधानियां तथा भित्ति परतें। इसकी अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन इसमें दर्शाया गया है। तो हम उन भित्ति परतों को देखते हैं। बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण का कार्य करती हैं। बाहर की ओर की 3 परतें कौन कौन सी थी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स। ये क्या करती हैं? संरक्षण यानी प्रोटेक्शन का काम करती हैं, तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण को मुक्त करती हैं। और जब परागकोश फटता है, यानी ये भित्तियां फट जाती हैं और इसमें से परागकण यानी पोलन ग्रेन्स यहाँ से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं। टेप्टम विकासशील परागकणों को पोषण देती है। जो सबसे अंदर की 4थे नंबर की जो लेयर होती है, वो बढ़ते हुए या विकास करते हुए परागकणों पोलन ग्रेन्स को पोषण देती है। टेप्टम का काम है पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देना जब वो डेवलपमेंट कर रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, तब इसके केंद्र में बीजाणु जन ऊतक होता है। जब परागकोश है वो इमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है, तो इसके केंद्र में बीजाणुजन ऊतक यानी स्पोरोजीनस टिश्यू भरा होता है। किसके केंद्र में? लघु बीजाणुधानी के केंद्र में। हमने जो चित्र में देखा था, जो चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां हैं, उसके अंदर सबसे पहले स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। कब होता है? जब परागकोश या एंथर्स इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और वही स्पोरोजीनस टिश्यू का काम क्या होता है वो हम देखते हैं। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाएं मियोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं।
जो विकसित होकर परागकण यानी पोलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है, जो हमने अभी पढ़ा था, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। जब पोलन ग्रेन्स इमेच्योर होता है तब इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू मियोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। मियोसिस डिवीजन होता है जब कोई भी सेल होती है जिसमें मियोसिस डिवीजन हो तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, और ऐसा डिवीजन केवल जो गैमीट सेल होती हैं उन्हीं के अंदर होता है। तो क्या हुआ, स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन हुआ जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, और ये विकास होकर या विकसित होकर परागकण यानी पोलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। माइक्रोस्पोर यानी कि छोटा वाला स्पोर बनने की प्रोसेस। छोटा वाला स्पोर या माइक्रोस्पोर हम किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है इसे जान लेते हैं हम। इधर मैं बना देता हूं। कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ में अगर हम जोड़ दें इसके साइटोप्लाज्म को, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म ये इन दोनों या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बात करें, किस चीज की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्रोटोप्लाज्म में अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, प्रोटोप्लास्ट बन जाता है, प्रोटोप्लास्ट। उम्मीद है आप प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट इसका डिफरेंस समझ गए होंगे। इससे पहले शायद आप कंफ्यूज होते होंगे कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लास्ट में हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों की बात करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। परागकण यानी पोलन ग्रेन्स का जीव द्रव्य यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है ये एक प्लाज्मा भित्ति से ढका होता है। किस चीज से ढका हुआ है, प्लाज्मा भित्ति से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका है। जब परागकण परिपक्व होता है, परागकण यानी पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, तब उसमें दो कोशिकाएं होती हैं। दो कोशिकाएं कौन कौन सी, एक तो होती है इसमें कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका को देखते हैं, ये बड़ी होती है और इसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है, और इसमें एक केंद्रक होता है जो अनियमित होता है और बड़ा होता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी कोशिका है जनन कोशिका, जनरेटिव सेल बोलते हैं इसे हम। कायिक कोशिका को बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल, और जनन कोशिका को बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनन कोशिका जो है वो छोटी होती है, यह कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। यह विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। ये क्या होता है, इसके अंदर विभाजित हुई और दो नर युग्मक बन गए। ये दो नर युग्मक क्यों बने हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दो नर युग्मक को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक युग्मक एग सेल के साथ में मिलकर जाइगोट बनाता है, और एक युग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। आगे इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम पराग भंडार, पोलन बैंक्स। जिस तरह आपने ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा, स्पर्म बैंक के बारे में सुना होगा और मनी बैंक के बारे में सुना है, इसी तरह पोलन बैंक्स भी होते हैं। पराग भंडार, सीड बैंक भी आपने सुना होगा। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस, किसमें, द्रव नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन द्रव कब होता है, जब उसे -196 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस पर हो तो नाइट्रोजन, तो वो द्रव कहलाती है। ठीक है, परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव जरूर बताएं, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे, और सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।